नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से काफ़ी दिनों के बाद। और 14 जुलाई को प्रस्तावित एग्ज़ाम उत्तराखंड पीसीएस का प्री, और साथ ही साथ उससे पहले पड़ेगा यूपीएससी का प्री सिविल सर्विस का 16 जून को। तो आप लोग जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आप लोगों के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज चला रहा है, और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जाएंगी, और साथ ही साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आपने ज्ञान सर कूपन कोड का इस्तेमाल किया तो आपको सभी कोर्सेज में जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हैं, इन एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर उसमें 20% डिस्काउंट की भी सुविधा है। तो अवेल कीजिए इस ऑफर को और अपनी सफलता को सुनिश्चित भी कीजिए। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के 50 क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो सिविल सर्विस वाला एग्जाम है यूपीएससी का, उसके पर्पस को भी ये सॉल्व करेंगे। तो यूपीपीसीएस, यूपीएससी प्री और उत्तराखंड पीसीएस, इन तीनों के जो इकोनॉमी वाला पार्ट है उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। तो पहला सवाल है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से, ये रहा उसका हिंदी वर्जन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ आगे से, और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। ठीक है, तो पता लगाते हैं इन 4 ऑप्शंस को पढ़ के कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2023-24 विल बी 6 to 6.8% डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है। आरबीआई एस्टिमेट्स दैट द इन्फ्लेशन रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 विल बी 7.2%। देखते हैं कि सही है कि नहीं। तीसरा है द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको एनपीए कहते हैं, रेशियो ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज कम डाउन टू लोवेस्ट लेवल ऑफ 5% इन द लास्ट 7 years। ये देखिए, इसमें आंसर तो इसमें एक ही होगा, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट्स काम के हैं। उत्तराखंड पीसीएस जैसे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि यहीं से कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और अगर यूपीएससी को देखें तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चौथा है इंडिया हैज मेड कमिटमेंट फॉर द नेट जीरो एमिशन एंड इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर 2070। कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है। ओके, तो ये टारगेट रखा है इंडिया ने, तो हमको पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा नहीं है। तो बी वाला सही मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो एस्टिमेट है ना, ये 7.2% ना होकर 6.2% है। क्या है ये 6.8% है, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और तीनों को याद रखेंगे आप लोग। ओके, इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि हर क्वेश्चन के बाद इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, जो वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने फ़ोन में सेव करके इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस आंसर में भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से ही है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। चलिए, कोविड-19 टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है, जो कि बात बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP यानी कि COP26, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लाइफ अभियान शुरू किया है। लाइफ का फुल फॉर्म देखिए इंग्लिश में, पहले लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। तो हो सकता है यही फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ, व्हिच इज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन COP26। दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष
43 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ओके। वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है। तो इन ऑप्शंस में भी हमको ढूंढना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय डी के, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो 2022-23 के ना होकर 2021 के हैं। काफ़ी बारीक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देंगे इस बात का। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। ओके, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़े रहिए और आप अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अलग अलग कोर्सेज की जो आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए बनाए गए हैं। ओके, तो ये इंग्लिश वाला वर्जन है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सेव करके रखिए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू थर्ड क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही है। आइए इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पहले आप हिंदी में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए। और ये रहा आपका इंग्लिश में, इसको पढ़ने जा रहा हूँ मैं। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अबाउट 81.4 करोड़ बेनिफिशरीज विल गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर। बात बिल्कुल सही है। अबाउट 11.3 करोड़ फार्मर्स हैव बीन कवर्ड अंडर द अप्रैल-जुलाई 2020-23 पेमेंट साइकिल ऑफ द पीएम किसान स्कीम। हम चाहेंगे कि आपसे इन जो भी आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं सभी क्वेश्चंस में, उनके बारे में भी कुछ तलाश जारी रखिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आप दिखाएंगे या भेजेंगे कि पीएम किसान स्कीम कब लॉन्च करी गई थी। हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए। सी है, चाइना इज एट द फोर फ्रंट ऑफ प्रमोटिंग मिलेट्स थ्रू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इनिशिएटिव। चौथा है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 47,500 करोड़ हैज बीन मेड अंडर PLI स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2022 which is 106% of the target set for the entire year। तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है और इसका आंसर है आपका सी। ये चाइना ना होकर क्या होगा, इंडिया होगा। क्या होगा इसका आंसर, इंडिया। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर। मैं आपके सामने से हटते रहूंगा और आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे इसका। और ये रहा इसका आंसर सी। ये चाइना ना होकर क्या है, इंडिया है। ये रहा हिंदी वाला वर्जन, आप देख सकते हैं। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और यही खास बात है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल की कि सिर्फ आंसर के डायरेक्ट आंसर नहीं है क्वेश्चंस के, जबकि इसको एक्सप्लेन करके भी बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का है। इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 18% एवरी ईयर टिल 2025। India has become the largest recipient of remittance in the world by receiving $120 billion in the year 2022। रेमिटेंस का मतलब जानते हैं ना कि जैसे कई सारे भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं और वो पैसा भारत को भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। अंडर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान अ comprehensive database has been created for integrated and coordinated implementation among the all ministries and departments। Fine। UPI based transactions have grown in the terms of value and volume between 2019 to 2022। इसमें भी आपको गलत विकल्प चुनना है। ये रहा हिंदी वाला वर्जन। तो इसमें ऑप्शन जो सही आंसर है वो है बी। बात तो ठीक है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन चुका है, क्या करने का, धन प्रेषित करने वाला, ओके, प्राप्तकर्ता के रूप में। लेकिन ये 120 अरब डॉलर ना होकर कितना है, 100 अरब डॉलर है। US डॉलर की बात हो रही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन और रिवीजन भी करते रहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, $100 बिलियन, ना कि 120 बिलियन US डॉलर। वेरी गुड क्वेश्चन आ सकता है, UPSC में भी आ सकता है इनफैक्ट। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि UPSC के लेवल को भी क्या कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही है। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के आपके लिए 5 क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं, तो 100% मान के चलिए कि एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आ जाए। क्वेश्चन के रूप में ऐसे ना आकर हो सकता है कि यहाँ से बीच में से आ जाए कोई क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी। India has been considered the fastest growing large economy whose growth rate will be 6.5 to 7% in financial year 2023। Second है, budget capital expenditure has increased 2.7 times in the last 7 years from
फाइनेंशियल ईयर 2016 to 2023। सी है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। डी है इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट्स। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। ये रहा इसका हिंदी वाला वर्जन। तो इसका मैं आपको आंसर बताऊं, सी है इसका आंसर। भारत दरअसल दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है इस हिसाब से, जबकि वो तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में, है ना, भारत का दूसरा ना होकर तीसरा स्थान है। ओके, दिस इज समथिंग वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपीपी। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं और आगे जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। ओके, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दीज 4 स्टेटमेंट्स। पहला है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, द रियल जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 7.3%। दैट सीम्स वेरी करेक्ट। देखते हैं कौन सा गलत है अभी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा फ्रॉम 6 to 9 Feb 2024 was inaugurated by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। नेशनल कोल इंडेक्स हैज रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 4.75% इन मार्च 2023 एज कंपेयर टू दिसंबर 2023। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Uttarakhand Global Investor Summit 2023 organized in the theme Peace to Prosperity in Uttarakhand on December 8, 2023। देखिए इसका हिंदी वर्जन ये रहा। इसमें देखिए उत्तराखंड के लिए भी खास है, तो हो सकता है क्वेश्चन यहीं से उठकर आ जाए। तो आप क्वेश्चन को ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारी चीजें, कई चीजों को कवर करके चल रहा है ना क्वेश्चन, तो उन सब चीज़ों को भी आप मान के चलिए कि आपको अपने स्तर से भी चीज़ें देखनी होंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में शांति से समृद्धि विषय पर आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, और ये हुआ था FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। तो क्वेश्चंस कैसे भी क्रिएट किया जा सकते हैं। ये रहा इसका आंसर डी। सॉरी, हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर जो सही नहीं है वो रहा ये बी इज नॉट द राइट आंसर। इसमें कुछ बातें तो ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं लिखी है। दरअसल इसका आयोजन गोवा में ना होकर बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु। और ये रहा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने। आगे बढ़ते हैं और हमको पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आइए पढ़ देते हैं इसको। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 21,000 करोड़। ओके, 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज हेल्ड इन डेवोस, जो कि हर साल वहीं होती है, with the theme of rebuilding trust। एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि what was the theme of this year World Economic Forum which was held in Davos। क्या थीम है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट अर्थात विश्वास का पुनर्निर्माण इस बार की क्या है, थीम है। Recently the government of India has introduced Bharat Rice at a subsidized rate of ₹29 per kg to provide relief to consumers amid a 15% increase in retail price of rice in the last 1 year। काफी शानदार क्वेश्चन क्रिएट किया गया है और आपको पता लगाना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो अच्छी बात यह है कि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सारे स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने होंगे इस एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके तीनों एग्ज़ाम होंगे, यूपी पीसीएस का भी, उत्तराखंड पीसीएस का भी, यूपीएससी का भी, राइट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर
इसको क्या करिए, अपने पास रखिए। और देखिए ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी हुई हैं। देखिए, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF as well as the through केंद्रीय भंडार आउटलेट्स एंड मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, भारत राइस विल बी सोल्ड एट ₹29 पर kg। हो सकता है कि भारत राइस के संबंध में यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कितने रुपए किलो उसकी कीमत निर्धारित की गई है। तो कई सारे फैक्ट्स समेटे हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक, इसलिए इसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पहले हिंदी में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब पढ़ देते हैं इसको इंग्लिश में। रिसेंटली द तमिलनाडु गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin unveiled a plan for a $1 trillion economy by 2030, and India's corporate sector investment in the first 9 months of financial year 24, totaling 10.80 lakh crore, has raised concern as it's lag behind expectations, according to the Bank of Baroda Economic Research Department. Don't you know these facts are of extreme importance for UPSC as well? प्लीज़ इन सभी स्टेटमेंट्स को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको जरूर कंसिडर करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के पहले 9 महीनों में भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश कुल 10.80 लाख करोड़ ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह उम्मीदों से पीछे चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, नन ऑफ दिस, इसलिए क्योंकि कोई भी गलत नहीं है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता लगाना था। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, नन ऑफ दिस। अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? दोनों सही हैं। तो 8th का आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। और ये रहा आंसर का एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। देखिए कितनी मेहनत की गई है क्वेश्चन को बनाने में, और उसके बाद क्या करने में, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसमें। वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फरवरी 2024 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म AHIDF, implemented under the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund for the next 3 years till 2025-26 with an outlay of 29,610.25 crores. Recently, Ministry of State for Electronics and Information Technology, Skill Development and Entrepreneurship and the Jal Shakti, इतने सारे मंत्रालयों के मंत्री कौन हैं? श्री राजीव चंद्रशेखर, लॉन्च डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इन न्यू दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड क्रॉप हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बिल्कुल लदा हुआ क्वेश्चन फैक्ट से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, और आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही है, और इसमें सभी सही मालूम पड़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बहुत ही बेजोड़। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इसको। और इसका आंसर क्या है आपका? ये उपरोक्त सभी सही है। वेरी गुड स्टेटमेंट, वेरी गुड कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 10, ये लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम क्या है? मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर से चीज़ों को समझें, और इसकी योजना की शुरुआत कब करी गई थी, कौन करता है, वगैरह वगैरह। इट्स फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग वर प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग, जो कि बात बिल्कुल सही है ना। इसकी रैंकिंग कौन देता है? नीति आयोग देता है। और पहली कब दी गई है? 7 दिसंबर 2023 को। इन इट्स फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग, कौशाम्बी ब्लॉक ऑफ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गॉट्स द फर्स्ट पोजीशन। नो, इसको मिली है सेकंड रैंक, और इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाता है गलत। तो इस तरीके से ये वाला आंसर हो जाएगा क्या? ओनली 1 इज द राइट आंसर। और तो हमको ये भी पता लगा लेना चाहिए कि फर्स्ट रैंक आखिर किसको मिली है। तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक, जो कि आसिफाबाद तेलंगाना में है, उसको मिली है पहली रैंक।
अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का नाम आ रहा है, तो हो सकता है कि यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में यूपी स्पेशल क्वेश्चन के फॉर्म में इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोर देन 329 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि आकांक्षी जो जिले हैं वो प्रोग्राम उत्तराखंड में भी जारी है, एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, पहली डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर को जारी की गई थी। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसका है? तेलंगाना के उसका है, डिस्ट्रिक्ट का, और कौशाम्बी का नंबर 2 है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पीसीएस के लिए खास तौर पे, और उत्तराखंड के लिए तो है ही। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ पढ़िए किसके बारे में, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22। अखिल भारतीय सर्वे है उच्च शिक्षा के लिए 2021-22 का। दिस सर्वे वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन जनवरी 25-24 2024. Total enrollment in higher education has increased from 4.14 crore in 2020-21 to about 4.33 crore in 2021-22. Okay. Female enrollment has increased from 2.01 crore in 2020-21 to 2.07 crore in 2021-22. Now find the right answer. हमें पता लगाना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसमें सभी मालूम पड़ रहे हैं, सही है, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं हायर एजुकेशन के संबंध में। आप प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा अपने, इन सभी फैक्ट्स के बारे में। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के संबंध में ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इसमें से हमको पता लगाना है कि क्या क्या सही है। तो ये सभी सही है। ठीक, महिला नामांकन में जाहिर सी बात है कि बढ़ोतरी दर्ज की गई होगी, तो इसका आंसर हो जाता है ए, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ऑल इंडिया सर्वे से है हायर एजुकेशन के संबंध में। हिंदी वर्जन इसका ये रहा, आप इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे लेक्चर के बाद देख सकते हैं इसको। अब हमको ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस registered is 1168 colleges, 45473, and stand-alone institutions is 12,002. In all, 341 universities, university level institutions have been established since 2014-15. ये देखिए, एक सर्वे हुआ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-22 में, और इसी के संबंध में ये सारे आंकड़े हमारे सामने हैं, और पता लगाना है हमको कि इसमें सही क्या है। तो इसमें सही है ओनली बी, मात्र एक ही ऑप्शन में सही है, दूसरा वाला जो कि ये रहा, पहला वाला गलत। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ज़रूर, काफ़ी मेहनत की गई है इस क्वेश्चन को बनाने में। ये रहे व्हाट्सएप नंबर्स, इसमें आप ज़रूर कॉल कीजिए, और कोर्स से संबंधित जो जानकारी इकट्ठी हो सकती है कीजिए। कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्ञान सर। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, और इसका आंसर है आपका ओनली 2। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसमें देखिए कुछ ऐसे आंकड़े भी दिए गए हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस, कर्नाटक रैंक्स फर्स्ट। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, यूपी रैंक्स फर्स्ट। ओके, और 70 यूनिवर्सिटी हैं, 1453 colleges have increased in 2020-21. There has been an increase of 47,914 in the total number of faculties and teachers as compared to 2019-20. Very important facts. फैक्ट से लदा हुआ है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है पशुपालन सांख्यिकी, यानी कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कह सकते हैं, उनके संबंध में जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं क्या है ये। During the year 2022-23, the per capita availability of the milk was 444 gram per day. पता लगाना कि कौन सा इसमें सही नहीं है। The per capita availability of the eggs during the year 2021-22 was 95 per year. The meat production in the country
to increase from 6.69 million tons in 2014-15 to 9.77 million tons in 2022-23. We have to find what? The incorrect option. इसे कहते हैं हिंदी में आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी। तो इसमें सिर्फ पहला ही गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। ओके, तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, लेकिन आंसर यही है और ये सही है, ये भी सही। दिस फैक्ट इज रॉन्ग। अब ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसको भी जरा देख लीजिए। 459 ग्राम प्रतिदिन है, इसको प्लीज देख लीजिएगा। और ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, चाहे तो ले सकते हैं। कमिंग डाउन टू 14th क्वेश्चन, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन जारी है। राजस्थान इज द टॉप वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री। अच्छा, हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। महाराष्ट्र इज द टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। अच्छा जी, राजस्थान इज द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। काफी शानदार आंकड़े दिए हुए हैं, पता लगा लेना है हमको किसमें से सही कौन सा है। तो सही मालूम पड़ रहा है इसमें 2 और 3, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वुल में भी नंबर 1 आना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, जो कि ये रहा, और ये रहे इसके कुछ सही विकल्प या सही आंकड़े, जिसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा ही रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट के नाम दिए गए हैं, मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट के नाम दिए गए हैं, और मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट के भी नाम दिए गए हैं। और ये सारे आंकड़े हैं 2022-23 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू 20th लाइव स्टॉक सेंसस। ये भी लाइव स्टॉक सेंसस से ही है। उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, ये बात बिल्कुल सही है। तमिलनाडु रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पोल्ट्री। वेस्ट बंगाल रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन। कैटल यानी कि मवेशी जो होते हैं। पशुधन की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पोल्ट्री की संख्या में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। मवेशियों की संख्या में संदर्भ में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। पता लगाना है कि सही कौन सा है। आंकड़े ऐसा लग रहे हैं कि सभी सही हैं, तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? उपरोक्त तो सभी हो जाना चाहिए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या सही है। ठीक है जी, हाँ, डी सही है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करेंगे। लाइव स्टॉक यूपी, पोल्ट्री तमिलनाडु, कैटल वेल्थ वेस्ट बंगाल, बफेलोज भैंसों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भेड़े कहाँ पर है? तेलंगाना में। पिग्स यानी कि सूअर कहाँ है? आसाम में। और ऊंट तो राजस्थान में ही होंगे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अच्छा, दोनों एक साथ दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश। 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इतना आसान नहीं रहता इसको याद रखना, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से अगर आपके पास जानकारी पहुंच रही है तो कम से कम वो सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से आ जाएंगी जो हो सकता है आप अपने स्तर से ना कर रहे हो। इसलिए टेस्ट सीरीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर स्टडी फॉर सिविल सर्विस ये कैंपेन चला रहा है। ओके, गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 जीरो हंगर, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, गोल 8 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ये गलत मालूम पड़ता है। बाकी सारे गोल्स जो मैच कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तस्वीर आपको दिखाई देगी तब जब आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन हो और भी कई सारे गोल्स का। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। लक्ष्य 8 में असमानता की कमी को शामिल नहीं किया गया है। और ये रहे 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके सामने। तो मैं कुछ आपको बताता हूँ कि कैसे याद रखना है इसको। सबसे पहले गरीबी हटाई जाएगी, ठीक है, उसके बाद भूख मिटाई जाएगी। भूख मिटाने के बाद ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ हो जाएंगे तो एजुकेशन मिल जाएगी। उसके बाद जब शिक्षित हो जाएंगे तो जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात की जा सकती है। इस तरीके से आप अपने खुद के भी कोड्स बना सकते हैं। और गोल नंबर 8 जो था वो था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में था।
गुणवत्तापूर्वक रोजगार और आर्थिक विकास से संबंध था किसका, क्वेश्चन में गोल नंबर 8। बाकी सारे गोल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखने जैसे। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। न्यू एम्ब्रेला स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम आशा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, शुरुआत इसकी हुई थी सितंबर 2018 में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि पीएम आशा की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। वेरी इंपॉर्टेंट। विद द एम ऑफ ensuring remunerative prices to farmers for their produce. As a result of the green revolution, there has been a significant increase in what? A per hectare production and total productivity of crops like wheat, sugarcane, rice, maize and millets. दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हैं। हिंदी में भी देख लीजिए इसको एक बार। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नई एम्ब्रेला योजना पीएम आशा की शुरुआत 2018 में की गई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप जाहिर सी बात है कि बाकी सभी फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोई भी गलत नहीं है, सभी ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। और ये रहा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, सार्वजनिक उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों के संबंध में विकल्प चुनना है। तो देखिए कई सारी हमारे पास कंपनीज हैं सरकारी, है ना, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और उनको एक दर्जा दिया जाता है, महारत्न का, नवरत्न का, मिनी रत्न का। तो मैं चाहूँगा, महारत्न के बारे में तो खैर यहाँ पर दिया ही हुआ है, आप लोग नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में भी पढ़ के, ठीक है, पढ़ के जाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि नवरत्न क्या होता है और मिनी रत्न क्या होता है, कितने महारत्न हैं, कितने नवरत्न हैं और कितने मिनी रत्न हैं इस समय। तो ये रही कुछ शर्तें महारत्न बनने की जो आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं पढ़ने जा रहा हूं इसका इंग्लिश वाला वर्जन। प्लीज, शुड हैव एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल लागू होता है किसमें, महारत्न को बनने में। द एवरेज एनुअल नेट वर्थ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years शुड बी मोर देन 15,000 करोड़। ये बात भी बिल्कुल सही है जी। शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मोर देन 5,000 करोड़। ठीक है, तो पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा है। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, डी शैल बी द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सभी विकल्प क्या है, सही है। ये रहा महारत्न के बारे में। ठीक, ये रहे कुछ इसके एक्सप्लेनेशंस। आप इसको पढ़िए, समझिए और याद भी रखिएगा। ठीक है, नवरत्न और मिनीरत्न के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, मैं देखूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, वर्ष 2002 में मानव विकास प्रतिवेदन में गरीबी मापन की एक बहुआयामी अवधारणा, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रकाशित की जा रही है सन 2002 से, ऐसा इनका मानना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार की गई और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। वर्ष 1960 में आय वितरण के आकलन के उद्देश्य से महालोनोबिस समिति की स्थापना करी गई। जो हमारा मॉडल था ना विकास का, उनमें से जो 5 ईयर प्लान थे उसकी बात हो रही है। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है किसको मेजर करने का, पॉवर्टी को। इसका इंडेक्स का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पता लगाना है हमको इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। दरअसल ये 2002 से ना होकर ये स्टार्ट हुआ है 2010 से। कब से हुआ है, 2010 से। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर होगा इसका ओनली 1 इज इनकरेक्ट, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान देंगे बात का। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के साथ देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई 2020 को पूरे देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। बिल्कुल सही है और इस क्वेश्चन में हमको सही विकल्प चुना है। ठीक है,
भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये भी बात बिल्कुल सही है जी, दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से 1990 में सरकारिया समिति का गठन किया गया। ये मुझे गलत मालूम पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सरकारिया आयोग का संबंध बैंकिंग के रिफॉर्म्स से नहीं था, इसका संबंध था केंद्र और राज्य के संबंध से, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो गलत है, तो हमको पता लगाना है कि सही कौन सा है। तो सही कौन सा है? 1 और 2 ओनली। ओके, दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, नोट करेंगे, याद रखेंगे। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन और इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। 1990 में गायपुरिया कमेटी बनी थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। सरकारी कमीशन का संबंध किससे था? सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हैड बीन फॉर्म्ड ऑन 24 सितंबर 2001 बाय मर्जिंग जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। हिंदी में भी पढ़ूंगा मैं इसको। 24 सितंबर 2001 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का गठन किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 28 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिला दिया गया था। गलत विकल्प चुनने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इत्तेफाक से दोनों ठीक है, इत्तेफाक से नहीं, सच में ठीक है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ देम इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जरूर पढ़िएगा रिवीजन करते समय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, हर कोई जानता है। गेहूं और सरसों संयुक्त रूप से समानांतर यानी कि पैरेलल क्रॉप के उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत के आभूषणों को दिया जाता है। जी नहीं, एगमार्क का संबंध तो हमेशा किससे रहा है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 इज द राइट आंसर। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन पे जरा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। इस पर काफ़ी मेहनत करी गई है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा इस एक्सप्लेनेशन को देने में काफ़ी मेहनत की गई है। और प्लीज़ इसको कंसिडर करिए, इसको एक्नॉलेज कीजिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए कर रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एगमार्क इज गवर्न बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट ऑफ 1937 इंडिया का, कितना पुराना है, जिसका संशोधन 1986 में भी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको। ग्रीन वॉशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अनफाउंडेड और मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी और कंपनी प्रैक्टिस। देखिए कई सारे जो कंपनियां होती हैं वो दावे करती हैं, उन दावों की पोल खोलने के लिए ये क्या है? ग्रीन वॉशिंग नाम की एक प्रैक्टिस है। जीडीपी इज obtained by deducting private consumption, gross investment, government investment and government expenditure from export import. With an aim to increase awareness of the consumer, the government of India had launched the eco labeling scheme as Ecomark in 1991 for easy identification of environment friendly products. ओके, ये तो बिल्कुल सही मालूम पड़ता है मेरे को, लेकिन जीडीपी डिडक्ट करके नहीं, ऐड करके पता चलती है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 3। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है इसका। ओके, पहला और तीसरा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये रहा इसका हिंदी वर्जन, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग किसी उत्पाद, सेवा, प्रौद्योगिकी या कंपनी के अभ्यास के पर्यावरणीय लाभों के बारे में निराधार या भ्रामक दावे करने की प्रथा है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कहीं पर नोट डाउन करिए इसको।
ओके। ग्रीन वॉशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अनफाउंडेड और मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मौजूदा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई सारी योजनाएं शुरू की थी, उनके नाम है देखिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम 16 जनवरी 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2014, नमामि गंगे जून 2014। पता लगाना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2014 न होकर 2016 है। हिंदी में भी यही सारी बातें लिखी हैं, है ना। पहला तो हो गया गलत। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2014 न होकर ये 2020 है। तो इसका आंसर होना चाहिए कौन सा, गलत है ना। तो ये होना चाहिए फर्स्ट एंड 3 इज रॉन्ग एंड सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 and 3 ओनली इज द रॉन्ग। 1 इज रॉन्ग एंड 3 इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस पे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये रहा का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, मौजूदा सरकार का जो पहला कार्यकाल था 2014 से 19 के बीच में, उस दौरान की योजना है, और एक है बाद वाली डिजिटल इंडिया हेल्थ मिशन 2020। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज distributed through the public distribution scheme PDS by 5 years till 2029. Okay. According to the Standard of Food and Agriculture Organization, the relative humidity should be up to 14% at the time of safe storage of food grain. जहां पर अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है उस समय उसका मॉइस्चर लेवल कितना होना चाहिए, 14%। ये बात मेरे को हाई स्कूल से याद है। The National Organic Farming Project was launched in October 2004 under the 10th 5-year plan to promote organic agriculture in India। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये शायद गलत हो सकता है क्योंकि ये शायद 2026 तक है, ना कि 2029 तक। एक बार इसका हिंदी वर्जन भी देखिए आप लोग, है ना। इस माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को 5 वर्ष 31 मार्च 2029 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें सही है 2 और 3, पहला गलत है। आइए देख लेते हैं इसको आंसर। हाँ, ये 2026 है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। और इस तरीके से ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भाई, जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और इसका आंसर है 2 and 3 ओनली। ये दोनों सही है और ये गलत है। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, दैट इज NATS, rupees 458 crore has been allocated in financial year 2024-25. In the National Mission in Education through ICT scheme, there is an increase of 80 crore in financial year 2024-25 over the budget estimate of 2023-24. इसका मैं सीधे आपको एक्सप्लेनेशन दिखाना चाहूंगा। आंसर बता रहा है ये बी, राष्ट्रीय ओके NATS and allocation of rupees 600 crore has been made in the financial year 2024-25। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। और नेशनल मिशन इन एजुकेशन ICT स्कीम एलोकेशन रुपीज 480 करोड़, 480 करोड़, यहाँ पर 80 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ भी 80 करोड़। तो दोनों गलत है। इसका मतलब इन्होंने गलत आंसर दे रखा है बी। होना चाहिए क्या, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, इसका होना चाहिए आंसर। और
अधिक जानकारी के लिए हम आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन ले आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं, चाहे तो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, संकल्प से सिद्धि योजना ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1935 में हुई थी। बात बिल्कुल सही है, दूसरी वाली तो बिल्कुल मुझे याद आ रही है। संकल्प से सिद्धि स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई वाज, ये तो बिल्कुल ठीक है। हमको पता लगाना है कि सही कौन सा नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, शायद ए सही नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। अच्छा, दोनों सही है, सॉरी, ये दोनों ही स्कीम्स सही है भाई। आई एम सॉरी, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ अबव आर इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट। याद रखेंगे इसको, अच्छा सवाल है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, इसको पढ़ लेते हैं। हिंदी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं पढ़ने जा रहा हूं इंग्लिश में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1960 इज टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द पुअर बाय प्रोहिबिटिंग होर्डिंग। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1960 की मुख्य उद्देश्य से जमाखोरी पर रोक लगाकर गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं की वहनीयता सुनिश्चित करना है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1960 ना होकर ये 1955 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाता है। मीगा का नाम सुना होगा आपने, मीगा सुना है ना नाम आपने मीगा का, तो ये वही है, मीगा है, MIGA। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है, केवल एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। और आप इंग्लिश वर्जन को पढ़िएगा खुद, और आंसर इसका है ओनली वन। मीगा वॉज फॉर्म ऑन April 12, 1988। ठीक है, जबकि ये क्या होना चाहिए, 1955। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूपीएससी इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनाकर बच्चों के साथ खेलता है ना। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़ने से पहले ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए 1955 है। दूसरी बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, पहली मानव विकास रिपोर्ट को वर्ष 1989 में पाकिस्तानी अरसासी महबूब उल हक, ये बात तो सही है, लेकिन अमर्त्य सेन का नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। उनको तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में 1997 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से गलत हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 20वीं मानव विकास रिपोर्ट 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक पेश किया गया था। गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसरों को विस्तार करना और लैंगिक असमानता को कम करना 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित समावेशी विकास में शामिल किया गया था। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका आप लोग, और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, पढ़ लेंगे आप लोग। तो पता लगाना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला ही गलत है, इसमें दूसरा और तीसरा सही मालूम पड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है, ए है, जो कि गलत है। और दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जा रहा है, ओनली वन। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आधा सही है आधा गलत, इसलिए पूरा गलत हो गया है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और हाँ, एक चीज़ और है, ये 1989 में ना होकर 1990 की बात है। ठीक, देखेंगे इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। वित्त आयोग का नाम आपने सुना होगा पढ़ने के दौरान। The 15th Finance Commission was constituted under the chairmanship of C.N.K. Singh by Government of India on 27 November 2017। हमको पता लगाना है कि इसमें सही क्या है। The recommendation of the 15th Finance Commission was for a period of 5 years। ये तो पूरी तरीके से गलत है। 5-5 साल का गैप रहता है, लेकिन 2015 से 20, 2020 से 25, 2025 से 30, इस तरीके के गैप में होता है। तो ये तो हो गया गलत, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज पब्लिश्ड मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल CSO। ठीक है। CPI इज कैलकुलेटेड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल
इंटरनल ट्रेड, तो हमको पता लगाना है कि कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही होना चाहिए 134। देखते हैं कि सही है कि नहीं। लेट मी चेक। 30 का सी, यस 134 आर करेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया 15 से 20, 20 से 25 के अवधि में होता है। फाइनेंस कमीशन का उल्लेख हमारे आर्टिकल 280 में है, हो सके तो पढ़ लीजिएगा इसको भी कि पहले वित्त आयुक्त कौन थे, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और इस समय कौन है, इससे पहले कौन था, इन सब के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ये रहा अवधि, और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। The good यानी GST was implemented by the 101st Amendment Act 2016 of the Constitution. Okay. RBI is considered the monetary authority of India. बिल्कुल सही बात है। The rate at which RBI lends money to commercial bank in case of shortage of funds is called repo rate. The annual production of paddy, wheat and maize for the last 10 years can be displayed by multiple column chart. The rate at which the RBI borrows short-term loan from the commercial bank is called reverse repo rate. Very important facts regarding GST and RBI and other banking rates. हिंदी वाले भाई बहन आप लोग प्लीज इसको पढ़िएगा। और जीएसटी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक एक मौद्रिक प्राधिकरण है भारत का, और ये कुछ बैंकिंग रेट्स हैं जिनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में आया करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। जीएसटी, आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया। 31 का डी, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन करते रहिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन 32 में। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय सीएसओ। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, नेशनल इनकम इसी के द्वारा क्या करी जाती है, एस्टिमेट की जाती है। पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशनल इनकम कमेटी वॉज फॉर्म इन द ईयर 1949 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी.आर. गाडगिल टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। आई डोंट थिंक सो। This statement is wrong. This statement is wrong, but this statement is correct. ये स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 2। ओनली 2 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 32 का 2। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। 1949 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालानोबिस को नियुक्त करा गया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जबकि डी.आर. गाडगिल और वी.के.आर.वी. राव वो इसके मेंबर थे। दरअसल 3 मेंबर कमेटी थी। काफी अच्छा फैक्ट है, प्लीज याद रखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इंडियाज नेचुरल गैस डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6% इन 2024 with consumption rising in fertilizer units, power generation and industrial sectors according to a report by the International Energy Agency in January 2024। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। To promote the agriculture power of Karnataka, the 5th Millets and Organics International Trade Fair 2024 was organized by Department of Agriculture from 5th to 7th January 2024 at त्रिपुरा साबिनी, बेंगलुरु। ओके, हमको पता लगाना है कि इसमें सही क्या है।
इसमें दोनों सही मालूम पड़ रहे हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट में रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की इनिशिएटिव से जुड़िए, उनके मटेरियल को परचेज कीजिए, काफ़ी हाई यील्डिंग मटेरियल है। आपकी एग्ज़ाम की सफलता में अगर कोई बाधा आ रही है तो ये प्रैक्टिस सेट हो सकता है कि उस बाधा को दूर होने का काम करें। रिमेंबर दिस। 33 का आंसर क्या है, सी। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस आंसर का एक्सप्लेनेशन ये रहा। इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगाइए और समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन से ये भरपूर है, इसको देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34। चलो मैं इसको हिंदी पढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश भी देख लेंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्रदान करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना 3 विधियों, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नेहरू जी ने 1867-68 के दौरान किया। और हमको पता लगाना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। पहला तो बिल्कुल सही है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे इस चीज को। ठीक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी होंगी और ये सभी सही हैं। ठीक, बिल्कुल सभी सही स्टेटमेंट हैं सारे के सारे। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। 1 2 3 4। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ा टाइम लेके इसको पढ़िएगा और कई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें भी दी गई होंगी। ठीक है, उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए का दावा किया गया था दादा भाई नेहरू जी के समय में। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर ईयर 2023, ये देखिए क्या सर्वे है ये, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023, then unemployment rate is expected to decline from 3.6% in 2022 and 4.2% in 2021 to 3.1% in 2023। बाप रे। मार्च 2024 यानी कि पिछले से पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली लॉन्च्ड 7 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 1000 करोड़ फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये तो रहा इसका इंग्लिश वर्जन। ये पढ़िए आप इसका हिंदी वर्जन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पता लगाना है कि गलत कौन सा है। इसके बारे में कुछ जानकारी मुझे इस सेकंड स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता चल रही। पहला तो सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, बी, यानी कि बी सही नहीं है। तो सही क्या है फिर। मार्च 2024 1 तारीख को फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ये काम किया था। हर काम नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। ये काम किसने किया था, ये काम सौंपा गया था निर्मला सीतारमन जी को, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। तो इस तरीके से ये नाम गलत है, निर्मला सीतारमन होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छी बात है जी। ये हो गए 35 क्वेश्चन और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग फ्रॉम पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन डिटरमाइंस द सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बॉम्बे प्लान वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1944। द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वॉज लॉन्च इन 1999 in place of the comprehensive crop insurance scheme। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा सही है। इसमें 2 3 4 सही हैं। बॉम्बे प्लान तो मुझे पूरी तरह याद है कि ये सही है 1944, तो सी तो हो नहीं सकता इसका। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। 234 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में हिंदी वाला जो वर्जन है उसको भी देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहीं पर खेला हुआ है, देखिए करंट अकाउंट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है। ओके,
याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन लॉन्च 12 गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस सेवा केंद्र एट ज्ञानधाम स्कूल इन वापी इन गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट इवेंट का है, 26 से 29 फरवरी 2024। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल। तो पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है। 37, तो इसमें पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। महाराष्ट्र की जगह कहीं राजस्थान तो नहीं है लोकायुक्त बिल लाने वाला? आंसर क्या बता रहे हैं इसका? ए। कौन सा सही है, पहला और दूसरा? तो तीसरा भी सही होना चाहिए, इसका मतलब पास महाराष्ट्र ने किया था, लागू राजस्थान में हुआ था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। फिलहाल इसका आंसर होना चाहिए डी, ना कि ए। और ये स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। फिनलैंड हैज बीन रैंक फर्स्ट एंड इंडिया रैंक 126 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय एसडी सॉल्यूशन नेटवर्क ऑन मार्च 2024। Ircon International Limited, that is Ircon, and Rights Limited under the Ministry of Railways have been accorded the 15th and 16th Navratna status respectively among central public sector undertaking by Ministry of Finance। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। तो ये दोनों ही सही हैं, इत्तेफाक से दोनों ही सही हैं, गलत कोई नहीं है इसमें। इसका हिंदी वर्जन ये रहा, और आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। प्लीज इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2024 में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 85वां स्थान दिया गया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा भारत के जीडीपी विकास दर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% यानी कि 6.3% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ओके। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। कौन सा सही है? ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। And believe me, all of these statements are correct। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जरूर पढ़िएगा इसको, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। आप पता लगाने की कोशिश करिए कि इस पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन सा है, किसको रैंक 1 मिली। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये भी पढ़िए इसको आराम से। Household Consumption Expenditure Survey 2020-23 was released by the National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation on this 24th Feb 2024। Household Consumption Expenditure Survey conducted from August 2022 to July 2023। According to survey, 405 products were included in 2011-12, while 347 products were included in 2022-23। According to the survey, the average estimate MPCE at current prices in 2022-23 was 3,773 in rural India and rupees 6,459 in urban India। तो आपको पता लगाना है कि हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, ये सही है, तीसरा सही नहीं है, ठीक। एक बार इसका हिंदी वर्जन भी देख लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। काफी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, तो इसको सिर्फ 50 क्वेश्चन मत मानो, इसको 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मानो, क्योंकि पीसीएस एग्जाम जैसे एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन लिख के नहीं आते, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ओके, तो मेक श्योर कि ये कई प्रकार के एग्जामों को के पर्पस को सॉल्व कर रहा है, सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस को ही नहीं। ओके, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें काफ़ी मेहनत की गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हमारी क्रिएटिव टीम ने इन क्वेश्चंस को उठाया है और उसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट स्टडी फॉर सिविल सर्विस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, India has been ranked third in the state of India's digital economy 2024 report released by the Indian Council of Research on International Economic Relations in Feb 2024. RBI has barred Paytm Payment Bank from onboarding new customers and offering services like digital wallet and UPI transaction after March 15, 2024. तो ये सारे देखिए रिसेंट डेवलपमेंट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। हिंदी वर्जन इसका ये रहा, ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं और पता लगाना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो रिसेंट इवेंट काफ़ी चर्चा में थे भाई, और ये दोनों ही सही हैं, अर्थात इसमें से गलत कोई नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए और इन सब फैक्ट्स को एकत्र कीजिए। ये रहे व्हाट्सएप पे कॉल्स, आप अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 42, पहले हिंदी में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाता है, इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 2023 विल बी 6.3% एंड इन द ईयर 2024 द ग्रोथ रेट विल बी 6.2%. India's GDP product is estimated to be 6.6% in the year 2025. तो पता लगाना है आपको कि इसमें सही कौन सा है। ये रहा इसका हिंदी वर्जन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.3% रही तथा 2024 में विकास दर 6.2% रहेगी, अर्थात इस साल वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 6.6% रहने का अनुमान है। तो पता लगाना है कि इसमें सही क्या है। इनमें से दोनों सही हैं दोस्तों, ठीक है, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही है। ठीक, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन दोनों ही भाषाओं में। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 43 हिंदी में देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। ओके, इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं इसको। Recently, Federal Bank of India has been awarded the Bank of the Year award for the year 2023 by Financial Times, The Banker. The State of Economy report was released by Reserve Bank of India on January 18, 2024. In December 2023, RBI has increased the limit for payment through UPI from rupees 1 lakh to rupees 3 lakh at a time. Incorrect पूछ रहा है। इस प्रकार के आंकड़े अगर आपको दिखाई दें तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। तो यही इसका क्या है, सही जवाब। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ये रहा इसका हिंदी वर्जन, प्लीज देख लीजिएगा इसको कि दिसंबर 2023 में आरबीआई ने यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा एक बार में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है, जबकि ऐसा नहीं है, ये कर दी गई है 5 लाख रुपए। देखा, आंकड़ों से थोड़ा सा हेरफेर किया गया है और इसको कर दिया गया है 3 लाख के बजाय 5 लाख रुपए। 44 ये रहा पहले इसका हिंदी वर्जन। प्रोफेसर राजकृष्ण ने देश में धीमी विकास दर को बताने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर राजकृष्ण ने देश में धीमी विकास दर को बताने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर बताया है। वाह। वी केलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीपीपी मॉडल पर दोबारा गौर करने और उसे पुनर्जीवित करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर राजकृष्ण हैज डिस्क्राइब्ड द 7th 5-year plan as Hindu growth rate to explain the slow growth rate in the country. You know the duration of the 7th 5-year plan?
इट वॉज सपोज टू बी 1985 to 1990 ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ राजीव गांधी। ओके, तो 44th का आंसर है सी। दोनों ही सही है भाई, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा मेरे को ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमाल कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, जरूर पढ़िएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, केरल के पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है भाई। गलत विकल्प चुनना है। भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 को 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। अच्छा, ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ऋत्विक रंजनम पांडे हैज बीन मेड द सेक्रेटरी ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा, इन तीनों फैक्ट के बारे में। ये तीनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही हैं। आंसर इसका क्या होगा? नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45 आंसर क्या है? डी। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड इन कैलकाटा अंडर द अंडर वाटर टनल ऑफ हुगली रिवर। लेकिन इसको बताने की जरूरत क्या थी यहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपके काम ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 46, सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट 2022 में भारत को 121वीं रैंक दी गई है। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स नाइट फ्रैंक द्वारा हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली को क्रमशः 37वें, 63वें और 77वीं रैंक दी गई है। ओके, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के हिसाब से। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन हिंदी में पढ़े हैं, अधिकतर मैंने इंग्लिश पढ़े, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हर पेज में मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए क्वेश्चन रोका भी है। 46 का क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज, और इनमें से कोई भी गलत नहीं है और इसका आंसर होगा डी। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज बीन रैंक्ड 134 अमंग 193 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। स्विट्जरलैंड हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन दिस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 47, जरा गौर से। According to the interim union budget 2024-25, there has been an overall increase of 7.99% in the budget allocation of the higher education department in the financial year 2024-25 in the relation of the financial year 25 last year 23-24। कौन सा सही नहीं है? हिंदी वर्जन देख लेंगे इसका प्लीज। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को मिला है 134वां स्थान, और इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है दूसरा स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी गलत नहीं है, अर्थात डी इसका सही आंसर। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 48th क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ देते हैं इसको भी, पहले हिंदी में देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी लेंथी है, लेकिन सभी जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ना, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान से देखेंगे। ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज इन द एंटरिंग बजट 2024-25। द स्कीम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was announced in the finance year 2023-24, for which rupees 255 crore has been allocated in finance year 2024-25. In the National Mission in Education through ICT scheme, rupees 280 crore has been allocated in the financial year 2024-25. Very useful facts, but we need to find which of these statements is incorrect. Which of these statements are incorrect? The Ministry of Defense has received the highest allocation among the ministries in entering budget 2024-25। हिंदी वर्जन इसका ये रहा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन योजना में वित्त वर्ष 2024-25 में 280 करोड़ रुपए का आवंटन। तो इसमें बताया जा रहा है तीसरा गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही मालूम पड़ रहे हैं। ओनली 3 इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर राइट। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024, जो कि एक एंट्री बजट था। एंट्री बजट में आपको बता दूं क्या होता है, वो बजट होता है जब सरकार अपने अंतिम वर्ष में होती है और उससे पहले एक काम चलाऊ बजट लाया जाता है, उसी को एंट्री बजट कहते हैं। चुनाव होने के बाद फिर से बजट लाया जाएगा, फुल बजट। ठीक, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 द एलोकेशन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज द हाईएस्ट। वाओ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इनफैक्ट सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। ये सारी योजनाएं हैं और इन्हीं योजनाओं में रुपयों का आवंटन किया जाता है। तो इस बार सबसे अधिक आवंटन किया गया है एंट्रीम बजट में मनरेगा में। ठीक है, मनरेगा में सर्वाधिक आवंटन किया गया है पैसों का। डी इसका ऑप्शन सही। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, सभी मिशंस दिए गए हैं, कितने अलॉट किए गए हैं रुपए, ये सारी बातें इसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं और आप प्लीज इसको पढ़ के समझ सकते हैं मामला क्या है। और अब पहुंच चुके हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन में। ये भी एंट्रीम बजट से ही है। किस वर्ग को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस है? गरीब को, महिलाओं को, युवाओं को, किसान को? पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि सभी का फोकस है भाई, गरीब को, महिलाओं को, यूथ को, फार्मर को। तो डी कर देते हैं इसका आंसर, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सभी वर्गों को ऊपर उठाना चाहते हैं और उनको इन्होंने इसको एक जाति का नाम दिया है, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। तो ये 50 क्वेश्चंस थे, थोड़े लेंदी थे, ये लेक्चर थोड़ा लेंदी रहा होगा, लेकिन इनको आप सिर्फ 50 क्वेश्चन तक ही सीमित ना रखें। ये 100 से 150 की रेंज को कवर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें कई सारे जो विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं पीसेस जैसे एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ इसका ध्यान dीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़िए, इनके टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए, अपने मित्रों तक बात को पहुंचाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी में स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को अगर आप जोड़ लेते हैं तो यकीन मान के चलिए कि आपके सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।